आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा नवमी के समकालीन भारत भाग 1 का अध्याय नंबर 6, जिसका नाम क्या है, जनसंख्या। क्या नाम है इसका? जनसंख्या। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम इसके सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि आपको दोस्तों इस चैनल में दोस्तों कक्षा नवमी के सभी विषय की तैयारी सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो दोस्तों इसमें वीडियो में दोस्तों हम जनसंख्या जो अध्याय है इसके दोस्तों सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, इसमें दोस्तों मैं आपके सभी क्वेश्चन के आंसर लेके आया हूँ। एंड दोस्तों इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो ना देखा हो दोस्तों, जो कि दोस्तों आपके जो है पुस्तक पाठ्य पुस्तक से संबंधित तो वीडियो को न देखा हो, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर वीडियो में जाकर के दोस्तों उन वीडियो को देख सकते हैं, जो कि दोस्तों इसी विषय की नहीं बल्कि अन्य विषय की भी दोस्तों वीडियो वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। एंड दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पर न्यू हो एंड दोस्तों और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दी, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों, जिसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की ग्रामीण जनता खुले खेत की व्यवस्था को किस दृष्टि से देखती थी? संक्षेप में व्याख्या करना है। जो संक्षेप में व्याख्या करना है दोस्तों, ठीक है। क्या है? इस व्यवस्था को एक संपन्न किसान, एक मजदूर, एक खेतीहर स्त्री की दृष्टि से देखने का प्रयास करी। तो देख लीजिए, कह एक संपन्न किसान। जब 16वीं शताब्दी में उनकी कीमतें बढ़ी तो संपन्न किसानों ने साझा भूमि की सबसे अच्छी चारागाहों की निजी पशुओं के लिए बाड़बंदी प्रारंभ कर दी। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि उनकी भेड़ें को अच्छा चारा मिले। उन्हें गरीब लोगों को बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया और उन्हें साझा भूमि पर उनके पशु चराने से मना कर दिया। बाद में 18वीं शताब्दी के मध्य इस बाड़बंदी को कानूनी मान्यता देने के लिए ब्रिटिश संसद ने 4000 से अधिक अधिनियम जो है पारित किए। फिर एक मजदूर। गरीब मजदूरों के जीवित बने रहने के लिए साझा भूमि बहुत आवश्यक थी। यहाँ वे अपने गाय भेड़ें आदि चराते थे और आग जलाने के लिए जलावन तथा खाने के लिए कंदमूल एवं फल इकट्ठा करते थे। वे नदियाँ तथा तालाबों में मछलियाँ पकड़ते थे और साझा वनों में खरगोश का शिकार करते थे। फिर है एक खेतीहर स्त्री। खेतीहर स्त्री के लिए खुली खेत प्रणाली सामुदायिक जीवन का एक अच्छा तरीका था, जिसमें सब कुछ गरीब व अमीर के बीच साझा थी। वे अपने पशु को चराने, फल और जलावन एकत्र करने के लिए साझा भूमि का प्रयोग करते थे। यद्यपि खुले खेत के गायब हो जाने से इन सभी क्रियाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जब खुली खेत प्रणाली समाप्त होना प्रारंभ हुई, वनों को जलाने के लिए जलावन एकत्र करना या साझा भूमि पर पशु चराना और संभव नहीं था। वे कंदमूल एवं फल इकट्ठा नहीं कर सकते थे। वे मांस के लिए छोटे जानवरों का शिकार नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों अगर आप दोस्तों इनके आंसर लिख रहे हैं दोस्तों, आप वीडियो को रोक करके या दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसके आंसर लिख सकते हैं। या दोस्तों आप जिस विषय का भी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दोस्तों आपकी दोस्तों कमेंट का इंतजार करूँगा। एंड दोस्तों आप जो इस विषय का बोलेंगे मैं आपको उसके आंसर आपको प्रोवाइड कराऊँगा। फिर दूसरा है, इंग्लैंड में हुए बाड़ाबंदी आंदोलन के कारणों को की संक्षेप में व्याख्या करना। तो देखिए दोस्तों ये है इनके दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 16वीं शताब्दी में और बढ़ के आपको बता देता हूँ। 16वीं सदी में विश्व बाजार में उनकी कीमतों में वृद्धि। 16वीं सदी में जब विश्व बाजार में उनकी कीमतें बढ़ गई तो अमीर किसानों ने साझा भूमि को काट छाट कर अपने पशुओं के लिए घेरना और उसे बाड़ेबंदी शुरू कर दिया। बाद में 18वीं शताब्दी के मध्य में बाड़बंदी को कानूनी मान्यता देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 4000 से अधिक अधिनियम पारित किए। फिर एक है जनसंख्या में वृद्धि। 18वीं शताब्दी के मध्य से अंग्रेज जनसंख्या तेजी से बढ़ी। इस विशाल जनसंख्या के भरण पोषण के लिए खाद्यान्न की मांग पूरी करने के लिए अधिक से अधिक जमीन के बाड़ेबंदी की गई। फिर एक है मशीनों का प्रयोग करके किफ़ायती रूप से जुताई करने हेतु जमीन के बड़े टुकड़ों की आवश्यकता थी। फिर है औद्योगिकरण एवं युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों के भाव बढ़ गए थे, जिससे अनाज का उत्पादन बढ़ाना अनिवार्य हो गया। फिर है तीसरा क्वेश्चन, क्या है? इंग्लैंड के गरीब किसान
थ्रेसिंग मशीनों का विरोध क्यों कर रहे थे? तो दोस्तों देख लीजिए, क है क्यों कर रहे थे, क्योंकि क इससे फसल की कटाई के समय कामगारों के लिए रोजगार के अवसर कम कर दिए। इससे पहले मजदूर खेतों में विभिन्न काम करते हुए जमींदार के साथ बने रहते थे। बाद में उन्हें केवल फसल कटाई के समय ही काम पर रखा जाने लगा। ख अधिकतर मजदूर आजीविका के साधन गंवाकर बेरोजगार हो गए, इसलिए वे औद्योगिक मशीनों का विरोध कर रहे थे। फिर देख लीजिए कैप्टन सिंह, चौथा क्वेश्चन है, कैप्टन स्विंग कौन था? यह किस बात का प्रतीक था और किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था? तो देख लीजिए, जो कैप्टन स्विंग एक मिथ की नाम था जिसका प्रयोग धमकी भरे खतों में थ्रेसिंग मशीनों और जमींदारों द्वारा मजदूरों को काम देने में आनाकानी के ग्रामीण अंग्रेज विरोध के द्वारा किया जाता था। कैप्टन स्विंग के नाम से जमींदारों को चौकन्ना कर दिया। उन्हें यह खतरा सताने लगा कि कहीं हथियारबंद गिरोह रात में उन पर हमला न बोल दे, और इस कारण बहुत सारे जमींदारों ने अपनी मशीनें खुद ही तोड़ डाली। एंड दोस्तों देख लीजिए पांचवा क्वेश्चन, अमेरिका पर नए आप्रवासियों के पश्चिमी प्रसार का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड छठवां क्वेश्चन क्या है, अमेरिका में फसल काटने वाली मशीनों के फायदे एवं नुकसान क्या क्या थे? देखिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पाँच वाले क्वेश्चन का। एंड इसके बाद जो है क्या क्या था, देखिए तो फसल काटने वाली मशीनों के फायदे, फसल काटने वाली मशीन के लिए सहायक थी। तो क है जमीन के विशाल टुकड़े की सफाई में, जमीन तोड़ने में, घास काटने में, कम मानव श्रम के साथ थोड़े से समय में भूमि की जुताई के लिए तैयार करने में। ड है विद्युत से चलने वाली मशीनों की सहायता में सिर्फ 4 व्यक्ति मिलकर एक मौसम में 2000 से 4000 एकड़ भूमि पर फसल पैदा कर सकते हैं। और फसल जो है नुकसान थे, नुकसान है क है इससे इसने मजदूरों की मांग में कमी ला दी। फिर है बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। 1930 के दशक का रेतीला तूफान भी इस आधुनिक मशीनों की सहायता से विशाल स्तर पर की गई भूमि की जुताई का प्रतिफल था। फिर देख लीजिए क्या है, अमेरिका में गेहूं की खेती में आए उजाल और बाद में पैदा हुए जो है पर्यावरण संकट से हम क्या सबक ले सकते हैं? तो अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्र के रोटी की टोकरी से धूल के कटोरे में तब्दील हो जाने से हम कई महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सबक सीख सकते हैं। 1930 के दशक के बाद उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें पारिस्थितिक हालात का सम्मान करना चाहिए। इसने उन्हें पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग का पाठ पढ़ाया। इसने केवल वाणिज्यिक प्रयोग के लिए भूमि के दोहन के विरुद्ध चेतावनी की सूचक का भी काम किया। कितनी भूमि का प्रयोग खेती के लिए किया जाए, इस पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। फिर आठवां है, आठवां देख लीजिए क्या है, इनकी खेती के लिए भारतीय किसानों पर क्यों दबाव डाल रहे थे? दोस्तों तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसके आंसर दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है। दोस्तों बड़ी लॉन्ग वीडियो आप देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड दोस्तों वीडियो को रोककर भी आप इसके आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है नौवां क्वेश्चन, भारतीय किसान अफीम की खेती के प्रति उदासीन थे, क्यों थे? दोस्तों इसका देख लेना है आपको आंसर। देख लीजिए क्या है, ऐसे बहुत से कारण थे जिसके कारण भारतीय किसान अफीम की खेती के प्रति उदासीन थे। तो है वे अपने खेतों में पोस्ते की खेती नहीं करना चाहते थे। फिर एक इसकी फसल सबसे अच्छी ज़मीन पर उगानी पड़ती थी। इस ज़मीन पर प्रायः किसान दालें उगाते थे। यदि वे इन खेतों में अफीम पैदा करते तो वे दालें नहीं उगा सकते, या फिर उन्हें दालें घटिया ज़मीन पर उगानी पड़ती, जिस पर फसल कम एवं अनिश्चित होती। ग है बहुत से किसानों के पास ज़मीन नहीं थी, यानी कि दोस्तों जो किसान थे उस समय ज़मीन थी, ठीक है। खेती करने के लिए उन्हें ज़मींदार से ज़मीन लगान या पट्टे पर लेनी पड़ती थी, और ज़मीन के लगान की दर बहुत ऊंची रहती थी। फिर घ है अफीम की खेती करना बहुत मुश्किल काम था। अफीम की खेती के लिए बहुत उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता थी, और इसमें मेहनत भी बहुत लगती थी, ठीक है। फिर ड है अफीम के नाजुक पौधों को जिंदा रखना बहुत मेहनत का काम था, और किसानों को इसकी देखभाल में घंटे लगाने पड़ते थे। इसका अर्थ यह होता है कि उनके पास अन्य फसलों का ध्यान रखने के लिए समय ही नहीं बचता। फिर चाहे अफीम उगाना किसानों के लिए कोई फायदे का सौदा नहीं था, उन्हें अफीम का सही मूल्य नहीं दिया जाता था। इसी के साथ दोस्तों आपके जो भी है अध्याय नंबर जो 6 था
समकालीन भारत का, उसके सभी क्वेश्चन के आंसर दोस्तों मैं आपको बता दें। एंड दोस्तों बहुत ही कम समय में। एंड दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपने हमारे इस वीडियो को अच्छा सीखा हो दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, चैनल को भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें, ताकि दोस्तों जो भी कक्षा 9 में पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो दोस्तों इसका लाभ ले सके। दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि दोस्तों आप जिस विषय का पढ़ना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं दोस्तों आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।